नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण आज हुआ है, आज होगा। दोपहर 1 बजे पदभार ग्रहण करेंगे विष्णुदेव साय, तो वहीं एकात्म परिसर में पदभार ग्रहण करेंगे। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता होगी। विष्णुदेव के आने से बीजेपी में जोश देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण होगा आज, और आज दोपहर तकरीबन 1 बजे विष्णुदेव साय पदभार ग्रहण करेंगे। एकात्म परिसर में कांग्रेस माफ कीजिएगा, एकात्म परिसर में पदभार ग्रहण करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता होगी। विष्णुदेव के आने से बीजेपी में भारी जोश देखा जा रहा है। तो ये प्रेस वार्ता दोपहर 3 बजे होगी, और इसके पहले विष्णुदेव साय पदभार ग्रहण करेंगे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का पदभार आज ग्रहण करने जा रहे हैं, और इसके चलते बीजेपी में काफी जोश है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, और जिस तरीके से दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक में जो कसावट हुई है, फिर बदल हुआ, और इसमें बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बनाए गए हैं। तो वहीं दोपहर 1 बजे यानी कि आज दोपहर 1 बजे पदभार ग्रहण करेंगे, और पदभार ग्रहण करने के बाद प्रेस वार्ता होगी, पत्रकारों से मुखातिब होंगे। और इसी बीच देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं। बीजेपी में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है विष्णुदेव साय के आने के बाद से। और सहयोगी ममता जुड़ गई हैं। ममता, आज बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके मद्देनजर किस तरीके का आज पूरा कार्यक्रम होगा? देखिए, वहां पर कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, और 1 बजे जो विष्णुदेव साय हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शपथ ग्रहण करेंगे। कार्यकर्ता उनका स्वागत भी करेंगे, लेकिन ये कहा गया है कि जो कोरोना काल को लेकर जो कायदे बनाए गए हैं उनका पूरा पालन किया जाएगा। तमाम सावधानियों को रखते हुए सीमित संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाने की बात कही गई है। बड़े नेता भी वहां पर सम्मिलित होंगे, और ये भी कहा गया है कि उत्साह और जोश में इस बात को न भूलें कि कोरोना के संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। और यही वजह है कि करीबन 3 बजे वो उसके बाद ये जो शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और आगे क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की, उनकी क्या प्लानिंग्स है, इसको लेकर वो मीडिया से बात भी करेंगे। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की क्या प्लानिंग होगी, ये भी कहना है कि ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, और इसके चलते कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखना है, मास्क लगाए रखना है। जो भी बैठकें होंगी, जो भी जानकारियां होंगी, एक साथ साझा की जाएंगी, लेकिन बाकायदे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। हटाए गए बेमेतरा के साजा तहसीलदार प्रफुल्ल रजक। जी हां, किसान के साथ मारपीट करने का इन पर आरोप है। कलेक्टर से शिकायत के बाद नोटिस जारी हुआ था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। किसान की शिकायत पर भी मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, और ये पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में गया। कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था, और अब हटाए गए बेमेतरा के साजा तहसीलदार प्रफुल्ल रजक, और कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जो तहसीलदार प्रफुल्ल रजक है वो किसान के साथ मारपीट करने का इन पर आरोप है, और इसके बाद जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था, तमाम जिम्मेदारों से सवाल किया गया था, तो कलेक्टर ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। और सहयोगी कोमल सिंह राजपूत जुड़ गए हैं। कोमल, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ? जी बिल्कुल रेन्यू, तहसीलदार पर किसान के साथ मारपीट करने का आरोप था, और ये मारपीट कहीं और पे नहीं बल्कि थाना परिसर में ही मारपीट किया गया था। इसके बाद जो पीड़ित किसान है उन्होंने थाने में शिकायत की थी कि उनके साथ मारपीट किया गया है, पर पुलिस वालों ने इस पर मामला दर्ज नहीं किया था। उसके बाद जो पीड़ित किसान है वह कलेक्टर से भी मिले थे। क्योंकि इस तहसीलदार का सुख इतना है कि इससे पहले राज्य शासन ने भी इनका तबादला कराया था, तब भी नहीं गए थे। कलेक्टर ने भी इनका तबादला किया था, तब भी नहीं किए गए थे। चूंकि अभी नए कलेक्टर जिले में आए हुए हैं, इन सभी चीजों की जानकारी उनको दी गई, जिसके बाद वह नाराजगी जाहिर किया गया था, और 3 शोकाज नोटिस जारी किया गया था। 3 दिन के भीतर में उनसे जवाब मांगा गया था। अब चूंकि जब वो जवाब दिए हैं, ये बात साबित हुई है कि उन्होंने मारपीट की किसान से, उसके बाद उनको हटाया गया है। जी रेनू। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका कोमल तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने, ये पूरा मामला किसान के साथ मारपीट करने का है, और पहले तो शिकायत की गई थी थाने में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन बाद में कलेक्टर तक जब ये पूरा मामला न्यूज 18 के माध्यम से पहुंचा, उसके बाद कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है।
रायपुर से खबर। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 127 नए मामले फिर से सामने आए हैं। आप देखिए, हर एक दिन में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। एक दिन में 127 नए मामले, यानी कि पिछले जो रिकॉर्ड थे वो भी टूट गए हैं। अभी आखिरी जो रिकॉर्ड था वो 93 मरीजों का था। एक साथ 93 मरीज सामने आए थे और एक बार फिर से ये रिकॉर्ड टूटा और 127 नए मामले फिर से सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 661 पहुंच गई है। कुल मरीजों की संख्या यहां पर बढ़कर 900 हो गई है। सरगुजा की बात करें, 5 और रायगढ़ में 5 मरीज मिले हैं। जांजगीर से 8, जशपुर से 4 मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और आज 25 मरीज कोरोना को मात देखकर सफल होकर अपने घर के लिए भी गए हैं। तो बहुत चौंकाने वाली बात है, प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार तेजी से जो आंकड़ा है मरीजों का वो बढ़ रहा है और एक बार फिर से पिछले 24 घंटे में कुल 127 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है। बाहर से आए लोगों से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। करीब 4.50 लाख लोग बाहर से पहुंचेंगे। फिलहाल प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं है। क्वारंटाइन नियमों का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है। सतर्क रहने की जरूरत, डरने की नहीं। तो टीएस सिंहदेव का ये कहना है। जहां पर एक तरफ कोरोना से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि लगातार जो आना जाना शुरू हो चुका है, जो श्रमिक आ रहे हैं, इसकी वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है और इसको काबू में भी किया जा रहा है। में रखते हैं क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं, ये हम लोगों ने पहले से लोगों को बताने की भी कोशिश की थी कि इनमें से कई संक्रमित लोग पाए जाएंगे। तो जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं वो इन्हीं बाहर से आए हुए लोगों की जांच में पॉजिटिव पाए जाने की आपको आंकड़े मिल रहे हैं। करीब 3 लाख से ऊपर लोग आ चुके हैं। 1-8 लाख और आना है। 4-4.5 लाख लोग बाहर से आ सकते हैं और इनमें से कई संक्रमित होंगे। 3 करोड़ की हमारी आबादी है। अगर 3 करोड़ की हम जांच कर पाते तो ये संख्या आज भी हमको हो सकता है कि और ज्यादा दिखती, पर बाहर ना फैला हो कोरोना, क्योंकि लोगों में संकेत नहीं दिख रहे हैं। खांसी, सर्दी, बुखार के संकेत ये 3.5-4.5 लाख लोगों के बाहर, तो हम मानते हैं कि चलिए अभी संक्रमण सीमित। हॉस्पिटल स्टाफ कम्युनिटी स्प्रेड नहीं कहलाएगा क्योंकि वो जाने हुए मरीज के संपर्क में अगर आ रहे हैं। पुलिस वाले अगर जाने हुए व्यक्ति के माध्यम से उनको संक्रमण होता है तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। अगर चौरस्ते पे खड़े हैं पुलिस वाले और उनको हो जाता है, चौरस्ते पे कोई चिन्हांकित व्यक्ति ने यहां वहां कोई भी आ जा रहे हैं, तो उनसे अगर पुलिस वाले को हो गया तो वो कम्युनिटी स्प्रेड के दायरे में माना जा सकता है। 80 से 85% लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनको कोरोना है। तो यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो कोरोना जो 14 दिन के अंदर लक्षित लक्षण उसके सामने आ जाते हैं और 10 दिन घर में रहेंगे क्वारंटीन में बाहर से आए हुए लोग, इतने समय के अंदर कोरोना उनके शरीर से दब जाएगा, मार लिया जाएगा कोरोना, और फिर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा। हमको भरपूर सतर्क बने रहने की जरूरत है, डरने की नहीं, लेकिन सतर्क बने रहने की जरूरत है। रायपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बात की। विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों से बातचीत की। सभी जिलों के कलेक्टर और सरपंचों से बातचीत की गई। लोगों से क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने लोगों से क्वारंटीन सेंटर पर सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। क्वारंटीन सेंटरों में नहीं हो किसी प्रकार की कोई कमी, भूपेश बघेल का कहना है, क्योंकि जो क्वारंटीन किए गए लोग हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, समय पर खाना पानी नहीं मिलता, और उसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वारंटीन सेंटरों का हालचाल जाना। वहां पर रुक रहे मरीजों से बातचीत की उन लोगों ने। जो बताया उसके आधार पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांगेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीएसएफ जवान ने खुद को गोली मारी है। खुद की राइफल से ही गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नक्सली सर्चिंग में निकला था जवान। बीएसएफ 157 बटालियन संगम में पदस्थ था। पुलिस अधीक्षक एमआर अहीरे ने इस बात की पुष्टि की है। अब जवान ने खुद को गोली क्यों मारी है, एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। संवाददाता जीवनंद जुड़ गए हैं। जीवनंद, कोई जानकारी मिल पाई है जवान ने खुद को क्यों गोली मार ली?
जी रीनू, आपको बता दूं, पहले घटना की जानकारी आपको दे दूं कि ये जो घटना हुआ है पखांजू थाना क्षेत्र की संगम की है, जहां पे जवान सर्चिंग में गए हुए थे, नक्सली सर्चिंग में, जहां से वापस आते समय आपने खुद की जो सर्विस राइफल है AK-47 उनसे खुद को अपने आप को गोली मारकर वो आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि जो जवान है उसका नाम सुरेश कुमार है और 157 बटालियन के BSF के। तो ये इनका जो क्यों इन्होंने आत्महत्या की है अभी तक बात खुलासा नहीं हुआ है। जो यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक के राहीर इन्होंने जानकारी दी है, अभी मामले की जांच की जा रही है। लेकिन रीनू, सबसे बड़ी बात है जो नक्सली क्षेत्र में जिस प्रकार पुलिस जो गश्त सर्चिंग में जाते हैं, नक्सली ड्यूटी करते हैं, ये आए दिन में ऐसी घटना सामने आती है कि जवान अपने आप को खुद को गोली मार के इस प्रकार की आत्महत्या कर ली थी। इसका तो बहुत इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर जवान ऐसा क्यों करते हैं। फिलहाल जो अब घटना है इसमें पुलिस जांच कर रही है, उनकी जो डेड बॉडी है उनको उन्हें PM के लिए पखांजूर अस्पताल लाया जा रहा है। तो अब तक ये मामला का खुलासा नहीं हुआ कि जवान आखिर क्यों आत्महत्या की है। जी रेनू, चलिए शुक्रिया, आपका नजर बना के रखे आप जीवनंत तमाम जानकारी के लिए। तो ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार जवान ने खुदकुशी क्यों की है। पुलिस मामले की जांच की जा रही है और जो शव है वो भी लाया जा रहा है। कवर्धा में 2 और कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। ये दोनों महिलाएं हैं और बाहर से आई हैं। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उपचार के लिए एम्स भेजा गया है। स्वास्थ्य अमला अब इनके संपर्क में आए लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। गांव के लोगों को राहत शिविर से दूर रहने के लिए कहा गया है। तो गांव के लोगों को राहत शिविर से दूर रहने के लिए कहा गया है। कवर्धा में अब कुल मरीजों की संख्या 29 हो गई है, जिनमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 17 है। वहीं 12 मरीज एम्स से ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। खबर कवर्धा से, जहां कोरोना के 4 नए मामले फिर से सामने आए हैं और इसके बाद कलेक्टर ने उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कलेक्टर रमेश शर्मा ने वनांचल के ग्राम तितरी, बरबसपुर व रेंगाखार के राहत शिविर में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद यह निर्णय लिया है। यहां गांव के किसी भी व्यक्ति का आना जाना प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य अमला गांव के लोगों के सैंपल ले रहा है। मजदूरों की ट्रेवल हिस्ट्री भी तलाशी जा रही है। तो कवर्धा में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद कलेक्टर ने उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कलेक्टर रमेश शर्मा ने वनांचल के ग्राम तितली, बरबसपुर व रेंगाखार के राहत शिविर में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद यह निर्णय लिया है। बिलासपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सख्त फैसला लेते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिलासपुर रेलवे जोन के मुख्यालय में बिना थर्मल स्कैनिंग और मास्क के कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। अधिकारी कर्मचारी से लेकर आगंतुकों तक सभी की पहले जांच होगी, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। जोन ऑफिस के मुख्य गेट पर जांच केंद्र बनाया गया है, जहां सभी की जांच होगी। रेलवे जोन के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार ने यह बताया कि रेलवे प्रशासन कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरत रहा है। एक और देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बालोद के स्वास्थ्य विभाग में PPE किट खरीदी के नाम पर व्यापारियों की ओर से फार्मासिस्टों पर दबाव बनाने का मामला सामने आया है। फार्मासिस्टों द्वारा PPE की क्वालिटी में गड़बड़ी और रेट ज्यादा होने के कारण लेने से मना करने पर सप्लायर्स ट्रांसफर करवाने की धमकी देते नजर आए, जिसकी शिकायत की गई है। जिले के स्वास्थ्य अधिकारी जाँच करने की बात कह रहे हैं। पहली बार हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पहली बार कर रहे हैं, 12 जिला में काम कर रहे हैं। हर जगह आप ही लोग से आदेश होता है। वो मेरे पास कल ऐसी घटना घटी जो 2 ठेकेदार आए थे, मुझे धमकी दिए, इसलिए क्योंकि जो माल अगर सही नहीं था उनका, और दूसरी बात ये थी उन लोग दबावपूर्ण हमारे साथ व्यवहार कर रहे थे। साहब ने हमको कहा कि क्या हमको आवश्यकता है, तो हमने कहा भी हमको अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको गवर्नमेंट इतने अधिक मात्रा में हमको सब पर्याप्त मात्रा में PPE किट वगैरह, ये ग्लोव्स वगैरह, ये जो भी जितने भी सब सामान है वो हमको दे रहा है। वेंडर लोग मेरे पास आए थे
और ये लड़की झगड़ा हुआ हो तो क्या हाथ टाक जो हुआ होगा, इसके संबंध में तो जब मैं निकला ना तब तो काफ़ी उग्र रूप में था राहुल भेड़िया। वो मनीष करके एक है वेंडर, वो एक सरदार के साथ आया था। पूर्व में मंगाया गया था, मगर उसकी गुणवत्ता को देखते हुए अपन उस पीपी किट को, मैं भी देखा हूँ उस पीपी किट को, उसको वापस करेंगे। और एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को एक बार फिर खोलने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला ने देर शाम आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक हाईकोर्ट में सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ही ओपन कोर्ट में भी सुनवाई होगी। नियमित और अग्रिम जमानत के सभी मामलों में सोमवार से गुरुवार तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। संबंधित वकीलों के आग्रह पर सिर्फ शुक्रवार को ओपन कोर्ट में नियमित और अग्रिम जमानत के मामले सुने जाएंगे। इसी तरह नए और ज्वाइंट रिट पिटीशन पर सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। साथ ही हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों को 26 मई को जारी आदेश के मुताबिक ही संचालित किया जाएगा। 8 जून से फिर खुलेगा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। कवर्धा में कांग्रेस ने मोदी सरकार की ओर से धान के समर्थन मूल्य में मामूली वृद्धि का विरोध किया। कांग्रेस के जिला प्रभारी संगठन महामंत्री थानेश्वर पाटिला ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की और धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने को किसानों के साथ छल व मजाक बताया। कांग्रेस ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी सरकार का वायदा भी जुमला निकला। कवर्धा में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घायल युवक का रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मृतक का नाम महावीर ध्रुव है, जो बीते दिनों चिल्फी घाटी में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसे रायपुर रेफर किया गया था। मृतक सड़क निर्माण के कार्य में लगा हुआ था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने 4 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें से महावीर को ज्यादा चोट आई थी। चिल्फी पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना की लड़ाई के साथ साथ बालोद कृषि विभाग इन दिनों किसानों के लिए एक नया प्रयोग कर रहा है, जिससे फसल चक्र में परिवर्तन के साथ साथ किसानों की आय दोगुनी करने का तरीका तलाश रही है। विभाग ने ऐसे किसानों को चिन्हित किया जो ग्रीष्म काल में धान की खेती करते हैं। उनके लिए अब रागी, जिसे छत्तीसगढ़ में मड़िया कहा जाता है, फसल कृषि विभाग ने करवाई। रागी का उपयोग कई तरह के फूड प्रोडक्ट में सप्लीमेंट्री के रूप में होता है और वहीं ग्रामीण इसका मड़िया बनाकर पीते हैं, जो बेहद पौष्टिक होता है। बाजार में इसकी कीमत काफी अधिक है। कम मूल्य में अच्छी खेती के लिए किसान रागी की फसल कर खुश हैं। रागी इसको बोलते हैं, स्थानीय भाषा में मड़िया। लघु धान्य फसलें एक न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जानी जाती हैं। इसमें पोषक तत्व बहुत ही भरपूर मात्रा में होते हैं और लघु धान्य फसलों में कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, गटका, कोसरा, इस तरह की 6 फसलें छत्तीसगढ़ में ली जाती हैं, जो बस्तर में सभी तरह की जैव विविधता है। किंतु बालोद में यहाँ पे ग्रीष्म काल में पहली बार ये रागी की फसल ली जा रही है प्रदर्शन के रूप में, एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा योजना के तहत। बिलासपुर में अरपा भैंसाझार बैराज से अरपा नदी में 8 जून से पानी छोड़ा जाएगा। अरपा नदी में 5 से 10 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। यह न्यूनतम जल प्रवाह है, इससे बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की संभावना नहीं है। जल संसाधन विभाग कोटा के कार्यपालन अभियंता ने बैराज स्थल के नीचे की समस्त निर्माण एजेंसी, रेत खनन एजेंसी ग्रामीणों को सूचित किया है कि वे निर्धारित तिथि के पूर्व अपने कार्य संपत्ति, वाहन, फसल आदि की सुरक्षा कर लें ताकि कोई नुकसान न हो। सरगुजा में बरसात पूर्व बाढ़ से होने वाले जन धन हानि से बचाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। जिले के एसडीआरएफ और नगर सैनिक के जवानों ने मानसून पूर्व अभ्यास किया। एसडीआरएफ और नगर सैनिक के जवानों ने शिवधारी तालाब में अभ्यास किया। मोटरबोट और लाइफ जैकेट से
लैश जवानों ने तालाब में प्रदर्शन कर खुद ये जानने का प्रयास किया कि बरसात के दिनों में आने वाली बाढ़ आपदा से लोगों को कैसे बचा सकते हैं। नगर सैनिक के कमांडेंट के मुताबिक सरगुजा में संभावित बाढ़ आपदा से बचने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन है। टीम अंबिकापुर के द्वारा आज बाढ़ में जो मानसून आने से पहले जो तैयारी किया जाता है रूटीन, इसका जिला प्रशासन के आदेश और मुख्यालय के भी आदेश से टेस्ट करने का ऐसा आदेश मिला है। उसके द्वारा हमारे 31 जवान यहाँ पर और ये जो सामग्रियाँ जो हमारे पर उपस्थित है, इसमें मोटर बोट, लाइफ जैकेट, इन सब का टेस्ट कर रहे हैं ताकि आगामी मानसून में अगर कोई ऐसा कुछ घटना घटित हो जाता है, ऐसा बाढ़ की संभावना बनता है, उसमें हमारे जवान और हम लोग पूरे टीम के साथ जाकर रेस्क्यू कार्य करके जन धन से हम लोगों को बचा सकें हानि होने से। दुर्ग में राहगीरों और ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू और मोटरसाइकिल समेत लूट का काफी सारा सामान बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी भिलाई दुर्ग के थाना क्षेत्रों में राह चलने वाले राहगीरों और ट्रक ड्राइवरों से चाकू की नोक पर लूटपाट करते थे। आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 3 चाकू समेत लूट के 6 मोबाइल बरामद किए हैं। ये सब घटनाएं हुई हैं, रात में हुई हैं घटनाएं। सुपेला थाना की घटना है और छावनी में हुई है और जेबरा में हुआ है। तो इसमें 4 मामले अभी हाल फिलहाल के हुए थे और 1 मामला पुराना था। इसमें भी पुलिस ने टीम बना करके बहुत अच्छे से कार्रवाई की है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। उसमें 4 बालिग हैं और 1 नाबालिग है और इन सभी से 7,000 रुपये रकम, 2 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल करीब बरामद किए गए हैं और 5 केसेस का खुलासा हुआ है और के बारे में पूछताछ। बालोद में किराना दुकान में आग लग गई। डोंडी नगर की किराना दुकान गोदाम में आग लगी। आग तड़के 5 बजे की घटना बताई जा रही है। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग को काबू में नहीं पाया जा सका। दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। और आप ये तस्वीरें देखिए, तड़के सुबह तकरीबन 5 बजे ये आग लगी थी और आग लगने के बाद दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो वहां के लोगों ने आग को बुझाने की भरपूर कोशिश की लेकिन आग को नहीं बुझाया जा सका। लाखों के नुकसान की आशंका है। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। यूएस बेस्ड इक्विटी फर्म कंपनी सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म पर 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है और इसके पहले भी सिल्वर लेक जियो में 5,655.75 करोड़ का निवेश कर चुकी है। दोनों को मिला दें तो कुल 10,202.55 करोड़ के निवेश के साथ अब सिल्वर लेक की जियो प्लेटफॉर्म में 2.08% की हिस्सेदारी हो गई है। वहीं 2 महीने से भी कम वक्त में जियो ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के जरिए 92,202.15 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।